हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में कुछ डेफिनेशन हम लोग देखेंगे। जैसे मिनरल क्या होता है, ओर क्या होता है, गैंग क्या होता है, मैट्रिक्स क्या होता है। तो ये सब डेफिनेशन जब जान जाएंगे तो मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं वो सब समझ में आएगा हमको। तो देखो मिनरल्स क्या होता है, व्हाट इज मिनरल्स। तो मिनरल्स क्या है, इट इज अ नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट which contain metal in native state or in combined state is known as mineral। तो मिनरल क्या है, एक नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है। कैसा सब्सटेंस है? नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस, नेचर में पाया जाने वाला पदार्थ, जो कि कहाँ पाया जाता है? अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है। अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है, जो कंटेन करता है मेटल। तो मिनरल्स के अंदर मेटल पाया जाता है। तो मिनरल्स अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है, नेचुरल अकरिंग पदार्थ है, मतलब प्राकृतिक पदार्थ है, नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है। तो अर्थ क्रस्ट के अंदर मिनरल पाया जाता है और मिनरल्स के अंदर मेटल पाया जाता है। अब हम जानते हैं मेटल्स जो होता है मिनरल के अंदर पाया जाता है, और मेटल या तो मिनरल्स में नेटिव स्टेट में रहेगा यानी फ्री स्टेट में रहेगा, या कंबाइंड स्टेट में रहेगा। तो इसको हम लोग मिनरल कहते हैं। और मिनरल को हिंदी में क्या बोलते हैं? खनिज। क्या बोलते हैं? खनिज। तो मिनरल्स नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है जो कि अर्थ क्रस्ट के अंदर पाया जाता है, और मिनरल्स के अंदर मेटल होते हैं जो कि फ्री स्टेट में भी रह सकते हैं और कंबाइंड स्टेट में भी रह सकते हैं। तो आपको मिनरल्स का डेफिनेशन समझ में आया होगा। तो मिनरल्स ऑफ, कुछ एग्जांपल दे देता हूँ मैं मिनरल्स का। मिनरल्स ऑफ एल्युमिनियम, एल्युमिनियम्स के कुछ मिनरल्स हैं और कॉपर के कुछ मिनरल्स हैं। तो एल्युमिनियम्स के मिनरल कौन कौन हैं? बॉक्साइट। बॉक्साइट किसका मिनरल है? एल्युमिनियम का। और बॉक्साइट का फॉर्मूला क्या होता है? Al2O3.2H2O। चाइना क्ले, चाइना क्ले किसका मिनरल्स है? चाइना क्ले है एल्युमिनियम का मिनरल, मतलब चाइना क्ले के अंदर भी एल्युमिनियम पाया जाता है। तो Al2O3.2SiO2.2H2O। और कॉपर्स के कुछ मिनरल्स हैं, कॉपर पायराइट और कॉपर ग्लांस। अब हम लोग पढ़ते हैं मिनरल्स। आपको समझ में आया होगा कि मिनरल्स के अंदर मेटल पाए जाते हैं। अब मेटल्स कैसे निकालोगे मिनरल्स से? तो उसको समझने के लिए ओर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ओर। ओर को हिंदी में क्या बोलते हैं? अयस्क। क्या बोलते हैं? अयस्क। ये सब 10वां क्लास में 9वां क्लास में आप लोग पढ़े होंगे। व्हाट इज मिनरल्स, व्हाट इज ओर्स। तो अ मिनरल फ्रॉम विच द मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड इकोनॉमिकली इज नोन एज ओर। तो वैसे मिनरल्स जिससे हम मेटल्स को इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। कैसे? इकोनॉमिकली, कम पैसा खर्च करके, कम ज़्यादा मेहनत, बिना ज़्यादा मेहनत किए हम मिनरल्स, वैसे मिनरल जिससे हम मेटल्स को आसानी से निकाल सकते हैं, वैसे मिनरल्स को हम क्या बोलते हैं? ओर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओर। अब ओर के कुछ एग्जाम्पल हैं। बॉक्साइट। तो बॉक्साइट किसका ओर है? एल्युमिनियम का। बॉक्साइट किसका ओर है? एल्युमिनियम का। तो अब देखो ये लाइन इम्पोर्टेंट है कि क्या बोलता है कि ऑल ओर्स आर मिनरल बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। सभी ओर्स मिनरल्स हैं लेकिन सभी मिनरल्स ओर्स नहीं हैं। तो इसका कहने का मतलब हुआ, आप सभी मिनरल्स से मेटल को आसानी से नहीं निकाल सकते हैं। तो ओर्स वही उसी मिनरल्स को बोला जाएगा जिस मिनरल से आप मेटल्स को इकोनॉमिकली निकाल सकते हैं। तो मेनी मिनरल्स ऑफ द सेम मेटल कैन एग्जिस्ट इन अर्थ क्रस्ट। एक ही मेटल के बहुत सारे मिनरल अर्थ क्रस्ट के अंदर पाए जाते हैं। जैसे एल्युमिनियम का 2 मिनरल अर्थ क्रस्ट के अंदर है, बॉक्साइट और चाइना क्ले। तो चाइना क्ले और बॉक्साइट दोनों क्या है? एल्युमिनियम का मिनरल है, लेकिन चाइना क्ले और बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का एक और है, लेकिन चाइना क्ले एल्युमिनियम का एक और नहीं है। क्योंकि बॉक्साइट से हम एल्युमिनियम को आसानी से निकाल सकते हैं, इकोनॉमिकली निकाल सकते हैं, लेकिन चाइना क्ले से हम एल्युमिनियम को आसानी से नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए बॉक्साइट
अल्मुनियम का एक और है, लेकिन चाइना क्ले अल्मुनियम का एक और नहीं है, वही चीज़ लिखा हुआ है। Many minerals of the same metal exist in earth crust, but every mineral is not suitable for profitable extraction of that particular metal. The extraction of metal can be done conveniently and economically from only some minerals which are known as ores of that metal. तो एक ही मेटल के बहुत सारे मिनरल अर्थ क्रस्ट के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन सभी मिनरल से हम आसानी से मेटल्स को नहीं निकाल सकते हैं। तो वैसे मिनरल्स जिससे हम मेटल्स को आसानी से प्रॉफिटेबली निकाल सकते हैं, वैसे मिनरल्स को हम लोग ओर कहेंगे। तो ये स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ऑल ओर्स आर मिनरल बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। एग्जाम्पल ले लेते हैं, चाइना क्ले। ये एग्जाम्पल पहले ही बता चुके हैं कि चाइना क्ले एल्युमिनियम का एक मिनरल है और बॉक्साइट भी एल्युमिनियम का मिनरल है, लेकिन चाइना क्ले से हम एल्युमिनियम को आसानी से नहीं निकाल सकते। तो चाइना क्ले एल्युमिनियम का ओर नहीं है, जबकि बॉक्साइट क्या है, एल्युमिनियम का एक ओर है, क्योंकि बॉक्साइट से हम एल्युमिनियम को आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लास्ट लाइन दिया हुआ है कि सम ऑफ द कॉमन ओर्स आर गिवन इन टेबल 5.1। तो कुछ कॉमन ओर्स हैं जिनको 5.1 टेबल नंबर में दिया गया है। तो कुछ ओर्स के बारे में हम और पढ़ लेते हैं, कौन कौन से ओर हैं। देखो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओर। पहला है ऑक्साइड ओर। पहला कौन सा ओर्स आता है, ऑक्साइड। तो कुछ ऑक्साइड के ओर हैं, जैसे हेमेटाइट Fe2O3, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट। तो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट ये सब किसका ओर है, ये है। और इस ओर से हम किसको निकाल सकते हैं, फेरस को निकाल सकते हैं, यानी आयरन को निकाल सकते हैं। तो कुछ ऑक्साइड के ओर हैं। अब है मतलब वैसे मिनरल जो कि ऑक्साइड के फॉर्म में पाए जाते हैं, और वैसे मिनरल जिनसे हम मेटल को आसानी से निकाल सकते हैं वो ओर कहलाते हैं। तो कुछ ऑक्साइड ओर के बारे में हम देख लेते हैं। पायरोलुसाइट MnO2, देखो लास्ट में ऑक्सीजन लगा रहेगा, यानी ऑक्साइड के फॉर्म में है। जिंकसाइट, जिंक का ओर है। बॉक्साइट एल्युमिनियम का ओर है। कोरंडम भी एल्युमिनियम का है। क्यूपराइट कॉपर का है। यूरेनाइट यूरेनियम का, और हेमिसाइट है MnO3। फिर है सल्फाइड ओर, कुछ सल्फाइड के ओर हैं। जिंक ब्लेंड ZnS, एस लगा हुआ है बाद में, यानी सल्फाइड ओर है। तो ZnS जिंक ब्लेंड किसका ओर है, जिंक ब्लेंड जिंक का ओर है, यानी जिंक ब्लेंड से आप कौन सा मेटल निकाल सकते हो, जिंक निकाल सकते हो। उसी तरह कुछ हाइलाइड ओर्स हैं, जैसे रॉक साल्ट हो गया, NaCl, रॉक साल्ट से आप क्या निकाल सकते हो, सोडियम निकाल सकते हो। तो पूछेगा क्वेश्चन कि रॉक साल्ट किसका ओर है, तो सोडियम का ओर है। फिर पूछ सकता है सिनाबार किसका ओर है, तो सिनाबार HgS, यानी सिनाबार से हम मरकरी को निकाल सकते हैं, Hg को निकाल सकते हैं। फिर कार्बोनेट और कुछ हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे रॉक साल्ट हो गया। ऊपर का 3 हेमेटाइट, मैग्नेटाइट इंपॉर्टेंट है, बॉक्साइट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सबको याद रखना आपको। कार्बोनेट, कैलामाइन से क्या निकाल सकते हैं, कैलामाइन से जिंक निकाल सकते हैं। फ्लोरस्पार भी इंपॉर्टेंट आ जाता है, फ्लोरस्पार से आप कैल्शियम निकाल सकते हो। फिर सल्फेट के कुछ हो रहे हैं, एंग्लेसाइट, PbSO4, जिससे हम क्या निकाल सकते हैं, Pb निकाल सकते हैं, लेड निकाल सकते हैं। जिप्सम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिप्सम किसका ओर है, कैल्शियम। जिप्सम से क्या निकाला जाता है, कौन सा मेटल, कैल्शियम निकाला जाता है। उसके बाद आता है नाइट्रेट के कुछ ओर हैं, नाइट्री से पोटेशियम निकलेगा, चाइल्ड साल्ट से सोडियम निकलेगा, लूनर कॉस्टिक से सिल्वर निकाला जाता है। तो सिल्वर का एक और का नाम बताओ, लूनर कॉस्टिक, फॉर्मूला क्या है, AgNO3। तो ये सब कुछ ओर्स हैं जिसको आप ध्यान में रख सकते हो। और फॉस्फेट यानी कि रॉक फॉस्फेट, तो इससे निकाला जाता है कैल्शियम। तो आगे का कुछ ओर्स के बारे में आपको कुछ आइडिया हुआ होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं गैंग और मैट्रिक्स क्या होता है। अब है गैंग और मैट्रिक्स। तो गैंग और मैट्रिक्स का देखो, द मिनरल्स आर ऑलमोस्ट always associated with varying quantities of unwanted impurities. The earthy unwanted impurities like sand, clay, rocks, etc. associated with ore are known as gangue or matrix. तो मिनरल्स के अंदर कुछ इम्प्योरिटीज होते हैं,
हमेशा इम्प्योरिटीज उनके अंदर होंगे, अनवांटेड इम्प्योरिटीज, अशुद्ध, क्या बोलते हैं, अनवांटेड इम्प्योरिटीज मिनरल्स के अंदर पाए जाते हैं। द मिनरल्स अनवांटेड इम्प्योरिटीज, द अर्दी अनवांटेड इम्प्योरिटी लाइक सैंड, क्ले, एसिड और आर। तो अगर मिनरल्स के अंदर अनवांटेड इम्प्योरिटीज हैं, मतलब कि अशुद्ध पदार्थ हैं मिनरल्स के अंदर, तो वो क्या करेंगे, तो मिनरल्स के अंदर है यानी कि ओर के अंदर है। अनवांटेड इम्प्योरिटीज क्या हो सकता है, अगर तुम्हारा मान लो कोई ओर है, और मान लो ओर है कोई बॉक्साइट, कोई और है बॉक्साइट, और बॉक्साइट के अंदर तुम्हारा कौन कौन सा अशुद्ध पदार्थ है, अनवांटेड इम्प्योरिटीज, जैसे कि हो गया सैंड, सैंड हो गया, क्ले हो गया, सैंड क्ले, सैंड मतलब क्या, बालू है, क्ले मतलब मिट्टी, रॉक्स, रॉक्स मीन्स चट्टान। अगर बॉक्साइट के अंदर अनवांटेड इम्प्योरिटीज तुम्हारा सैंड है, क्ले है या फिर रॉक्स है, ये सब अगर पाया जाएगा तो वो क्या कर देगा, मिनरल्स को क्या कर देगा, मिनरल्स से जो हमको मेटल निकालने में दिक्कत आएगा, मिनरल से मेटल निकालने में दिक्कत आएगा। तो ओर के अंदर अगर कोई भी अशुद्ध पदार्थ पाया जाता है तो उसको हम बोलते हैं गैंग। तो गैंग और मैट्रिक्स हमारे लिए अच्छा नहीं है। गैंग और मैट्रिक्स अगर हमारे ओर के अंदर पाया जाता है तो उससे हमको मेटल्स को निकालने में दिक्कत होगा। मतलब पहले ये क्या है, इम्प्योरिटीज है, बेकार चीज़ है, तो पहले हमको इसको बाहर करना पड़ेगा। जब हम गैंग को बाहर कर लेंगे तब हमारा जो मेटल होगा वो साफ होगा। तो आपको समझ में आएगा गैंग और मैट्रिक्स क्या होता है। तो कुछ गैंग का एक एग्जांपल ले लेते हैं। सिलिका इज द गैंग प्रेजेंट इन हेमेटाइट, और हेमेटाइट किसका ओर है, आयरन का ओर है। तो सिलिका जो है, सिलिका क्या, SiO2, सिलिका जो है ये एक गैंग का एग्जाम्पल है जो कि हेमेटाइट के अंदर पाया जाता है। और हेमेटाइट से हम क्या निकालते हैं, हेमेटाइट से हम आयरन को निकालते हैं। तो गैंग अनवांटेड इम्प्योरिटीज है जो कि ओर के अंदर पाया जाता है और उससे हमको मेटल को निकालने में दिक्कत होता है। और अनवांटेड इम्प्योरिटीज किस फॉर्म में हो सकता है, सैंड के फॉर्म में हो सकता है, क्ले के फॉर्म में हो सकता है, या रॉक भी, चट्टान, पत्थर, मिट्टी। अब गैंग को दूसरा नाम क्या था, मैट्रिक्स। तो गैंग और मैट्रिक्स क्या है, बेकार चीज़ हैं, ओर के अंदर पाए जाते हैं। तो गैंग और मैट्रिक्स को बाहर निकालने के लिए, गैंग और मैट्रिक्स को हटाने के लिए हम बाहर से मिलाते हैं क्या, एक सब्सटेंस मिलाते हैं जिसको क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं। तो गैंग और मैट्रिक्स को हटाने के लिए जो सब्सटेंस को हम ओर के अंदर डालते हैं उसको बोलते हैं फ्लक्स। द सब्सटेंस विच कंबाइन विथ गैंग to form a light and easily fusible material called flux। तो फ्लक्स क्या है, एक सब्सटेंस है जो कि गैंग के साथ कंबाइन कर जाता है और गैंग के साथ कंबाइन करके एक लाइट और इजीली फ्यूजिबल मटेरियल बना देता है। तो इससे हमको क्या होता है, गैंग क्या है, बेकार चीज़ है। तो गैंग बाहर से हम एक मटेरियल को मिलाकर ताकि वो गैंग के साथ आसानी से रिएक्शन कर जाए और उसको एक लाइट और इजीली फ्यूजिबल मटेरियल में तोड़ दे ताकि गैंग को हम उससे बाहर निकाल सकें ओर से। तो जो फ्लक्स, और वैसे मटेरियल को क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं। तो फ्लक्स का काम है गैंग को बाहर निकालने में, हमको फ्लक्स क्या करता है, हेल्प करता है। फ्लक्स क्या करेगा, गैंग के साथ जाके रिएक्शन करके गैंग को एक लाइट मटेरियल, लाइट मतलब हल्का मटेरियल में तोड़ देगा और उसको आसानी से फ्यूज करा सकता है। तो फ्लक्स आर ऑफ टू टाइप्स, तो एसिडिक फ्लक्स और बेसिक फ्लक्स। तो व्हेन द ओर्स कंटेन बेसिक इम्प्योरिटीज, तो जब ओर के अंदर बेसिक इम्प्योरिटीज होगा, बेसिक इम्प्योरिटीज यानी कि तो हम बेसिक इम्प्योरिटीज जैसे कि लाइम या FeO, लाइम या FeO अगर ओर के अंदर पाया जाता है बेसिक इम्प्योरिटीज, तो हम ओर के अंदर क्या मिलाते हैं, एसिडिक फ्लक्स मिलाते हैं, एसिडिक फ्लक्स। एसिडिक फ्लक्स का एग्जांपल है सिलिका एंड बोरेक्स। तो जब ओर के अंदर बेसिक इम्प्योरिटीज होगा जैसे कि लाइम होगा या FeO होगा, तो लाइम या FeO को ओर से हटाने के लिए हम एसिडिक फ्लक्स जैसे कि सिलिका और बोरेक्स को ऐड करते हैं ओर के अंदर।
तो गैंग हमारा क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस SiO2। तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, लाइम है, कैल्शियम ऑक्साइड लाइम है। और लाइम को हटाने के लिए हम क्या ऐड करेंगे, लाइम क्या है, हमारा बेस है, और लाइम को हम हटाना चाहते हैं, हमको एसिड ऐड करना पड़ेगा। तो SiO2 क्या है, फ्लक्स है। और कैसा फ्लक्स है, एसिडिक फ्लक्स। तो SiO2 लाइम के साथ रिएक्शन करके CaSiO3 बना देगा, CaSiO3 बना देगा। और CaSiO3 क्या है, एक स्लैग है। तो जब गैंग के अंदर एसिडिक इम्प्योरिटीज होगा तो एसिडिक इम्प्योरिटीज लाइक कि SiO2, तो SiO2 को हटाने के लिए हम बेसिक फ्लक्स ऐड करते हैं। तो देखो एग्जांपल देखो, SiO2 गैंग है हमारे, गैंग, और गैंग को हटाने के लिए हम फ्लक्स ऐड कर रहे हैं, और फ्लक्स क्या करेगा, गैंग के साथ और ये स्लैग में कन्वर्ट कर देगा। तो स्लैग क्या होता है, बहुत ही लाइट और फ्यूजिबल मटेरियल। अब स्लैग में तो कन्वर्ट कर दिया, एसिडिक फ्लक्स को आप ऐड किए, एसिडिक फ्लक्स को ऐड किया आप गैंग को हटाने में, तो उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, एक स्लैग बना दिया CaSiO3 का। यहाँ भी स्लैग बन गया CaSiO3 का। तो व्हाट इज स्लैग, तो स्लैग क्या है, तो गैंग और फ्लक्स, गैंग के साथ फ्लक्स को हम ऐड किए तो वो क्या बना दिया, स्लैग। तो स्लैग गैंग और फ्लक्स का एक क्या है, मिक्सचर है। गैंग और फ्लक्स का एक मिक्सचर है कौन, यानी कि गैंग में हम क्या ऐड कर रहे हैं, गैंग में हम फ्लक्स ऐड कर रहे हैं। तो गैंग और फ्लक्स मिलके हमको क्या बना दे रहा है, स्लैग। तो व्हाट इज स्लैग, तो स्लैग हम आगे देखते हैं व्हाट इज स्लैग। स्लैग किसको कहते हैं, द इजिली फ्यूजिबल मटीरियल विच इज फॉर्म्ड व्हेन फ्लक्स रिएक्ट्स विथ गैंग इज कॉल्ड स्लैग। तो स्लैग क्या है, इजिली फ्यूजिबल मटीरियल, मतलब नॉट सोल्यूबल इन मोल्टेन मेटल। तो मोल्टेन मेटल मतलब मेटल जब पिघल जाता है तो उसमें ये घुलता नहीं है। तो द इजिली फ्यूजिबल मटेरियल नॉट सोल्यूबल इन मोल्टेन मेटल। और ये स्लैग बनता कब है, जब फ्लक्स किसके साथ रिएक्ट करता है, गैंग के साथ। तो आपको यहाँ पे स्लैग समझ में आएगा, स्लैग किसको कहते हैं, गैंग किसको कहते हैं, मैट्रिक्स किसको कहते हैं। गैंग को हटाने के लिए हम क्या ऐड करते हैं, फ्लक्स ऐड करते हैं। तो फ्लक्स भी हमारा दो तरह का, एसिडिक फ्लक्स, बेसिक फ्लक्स। अब कुछ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं मेटल का, मेटल के कुछ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं। द प्रॉपर्टीज विच गिव रिस्पॉन्स ऑफ द मटेरियल अंडर एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्सेस आर नोन एज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। These properties determine usefulness of material under given condition to perform intended operation without failure। तो मेटल्स के कुछ प्रॉपर्टीज हैं। तो वैसे प्रॉपर्टीज जब बाहर से कोई एक्सटर्नल लोड हम लगाते हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, तो जो मेटल जो रिस्पॉन्स शो करता है, वैसे प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज वैसा प्रॉपर्टीज है मेटल का, जब हम बाहर से कोई फोर्स उसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो मेटल कुछ रिस्पॉन्स शो करता है, तो वैसे प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज से हमको ये पता लगता है कि मेटल कितना यूजफुल है हमारे लिए, कहाँ पे हम उस मेटल को यूज कर सकते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं जो कि इंजीनियरिंग में यूज किया जाता है। तो स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, डक्टिलिटी, मैलिएबिलिटी, हार्डनेस, टफनेस, ब्रिटलनेस, फटीग, स्टिफनेस। तो ये चाहे मैकेनिकल इंजीनियर हो, सिविल इंजीनियर हो या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, ये तीनों इंजीनियर को ये सब प्रॉपर्टीज जैसे जैसे आप आगे के क्लास में पढ़ते जाएंगे, आपको ये प्रॉपर्टीज आपको बहुत काम आने वाला है। तो स्ट्रेंथ क्या होता है, व्हाट इज स्ट्रेंथ, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय मटेरियल व्हेन सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल लोड इज कॉल्ड स्ट्रेंथ। तो मटेरियल के ऊपर जब आप बाहर से कोई लोड लगाते हो तो मटेरियल क्या करता है, उस लोड को रेजिस्ट करता है। क्या करता है, रेजिस्ट करता है। तो वैसे प्रॉपर्टीज को हम बोलेंगे स्ट्रेंथ। मान लो आप किसी के ऊपर 10 किलो न्यूटन का लोड लगाते हो, तो वो 10 किलो न्यूटन के लोड से वो दबना नहीं, जितना वो अंदर से उसको रेजिस्ट करता है वो उसका स्ट्रेंथ कहलाएगा।
हायर द स्ट्रेंथ हायर इज द कैपेसिटी ऑफ मटेरियल टू विथस्टैंड लोड। जितना ज़्यादा मटेरियल का कैपेसिटी होगा, जितना ज़्यादा स्ट्रेंथ होगा मटेरियल का, उतना ही उसका कैपेसिटी होगा, उतना लोड वो बियर कर सकता है। और जितना ज़्यादा उसका स्ट्रेंथ होगा वो जल्दी फेल नहीं करेगा, जल्दी वो रप्चर नहीं करेगा, जल्दी वो टूटेगा नहीं। तो स्ट्रेंथ ज़्यादा है, ज़्यादा लोड कैरी कर सकता है। रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय मटेरियल इज स्ट्रेस, सो द स्ट्रेंथ कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेस। तो ये सब आगे के क्लास में आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो अभी आपको स्ट्रेंथ के बारे में इतना ही जानना है कि स्ट्रेंथ क्या होता है। सीधा सा इसको आप याद रख सकते हो। रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय मटेरियल व्हेन सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल लोड इज कॉल्ड स्ट्रेंथ, और हायर द स्ट्रेंथ हायर इज द कैपेसिटी ऑफ मटेरियल टू विथस्टैंड लोड विदाउट रप्चर और फेलियर। तो स्ट्रेंथ मटेरियल का जितना ज़्यादा होगा उतना ही वो लोड को कैरी कर सकता है बिना फेल हुए। डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ लोड द स्ट्रेंथ कैन बी टेंसाइल, कंप्रेसिव, शियर, बेंडिंग और टॉर्जनल। तो जिस तरह का लोड होगा तो स्ट्रेंथ भी उसी तरह का होगा। टेंसाइल लोड है तो टेंसाइल स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव लोड हो तो कंप्रेसिव। तो ये आगे के क्लास में आप इसको एक्सप्लेन से पढ़ोगे। अभी यहाँ पे पढ़ने में केमिस्ट्री में ज़्यादा फायदा नहीं है, क्योंकि ये स्ट्रेंथ ही बहुत बड़ा टॉपिक है। इलास्टिसिटी क्या है? इलास्टिसिटी इज डिफाइंड एज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट एबल टू रिटेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज ऑन रिमूवल ऑफ फ्लो। मतलब इलास्टिसिटी मटेरियल का वो प्रॉपर्टी है कि जब आप मेटल से लोड हटा देते हो, किसी भी मटेरियल से मान लो 5 किलो न्यूटन का लोड लगाए उस मेटल पे, और वो मान लो किसी भी मटेरियल पे आप 5 किलो न्यूटन का लोड लगाए ऊपर से 5 किलो न्यूटन का, और ये मटेरियल क्या हो गया, इतना डिफॉर्म हो गया, नीचे इतना डिफॉर्म हो गया, और जैसे ही इस लोड को हटाए ये मटेरियल अपने शेप में दोबारा वापस आ गया। तो वह अगर ऐसा प्रॉपर्टी कोई भी मटेरियल शो करता है, यानी कि वो मटेरियल कैसा है, इलास्टिक मटेरियल है। तो लोड हटाने के बाद मटेरियल अपने शेप को दोबारा रिगेन कर लेता है, तो वैसे प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। In actual application, none of the material are perfectly elastic over the entire range of stress। लेकिन प्रैक्टिकली कोई ऐसा मटेरियल नहीं है कि जिसको लोड हटाने से दोबारा अपना शेप को दोबारा रेगेन। तो प्रैक्टिकली आइडियल ऐसा कोई मटेरियल नहीं है जो एकदम इलास्टिक हो, कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन उसके अंदर रह जाता है। फिर है प्लास्टिसिटी इज डिफाइंड एज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच अ परमानेंट डिफॉर्मेशन विदाउट फेलियर टेक्स प्लेस अंडर द एक्सटर्नल फोर्स। अब देखो क्या होता है, प्लास्टिसिटी को समझने के लिए मान लो ये कोई मेटल है, इस मेटल के ऊपर आप 10 किलो न्यूटन का लोड लगाए, 10 किलो न्यूटन का लोड लगाए, ये मेटल क्या हो गया, चिपक डिफॉर्म होके इतना बन गया। अब आप जैसे ही इस लोड 10 किलो न्यूटन का लोड हटाए, ये मेटल थोड़ा सा अपना शेप को रिगेन किया, थोड़ा सा ऊपर, लेकिन पूरा रिगेन नहीं कर पाया, पूरा अपना शेप को रिगेन वापस नहीं कर पाया। मतलब इतना इसके अंदर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आ गया है। मतलब अगर मेटल अपना शेप दोबारा परमानेंटली गेन नहीं कर पाता है और जितना उसके अंदर डिफॉर्मेशन रह जाता है उसको बोलते हैं प्लास्टिसिटी। तो प्लास्टिसिटी इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ए परमानेंट डिफॉर्मेशन मेटल के अंदर रह जाता है जब उससे हम लोड को हटाते हैं या लोड को लगाते हैं। तो प्लास्टिसिटी ऑफ मटेरियल डिपेंड्स अपॉन द नेचर एंड इन्वायरमेंटल कंडीशन। तो प्लास्टिसिटी मेटल के नेचर पे डिपेंड करेगा और इन्वायरमेंटल कंडीशन कैसा है उस पर डिपेंड करेगा प्लास्टिसिटी। डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ इट कैन ड्रॉन इनटू अ वायर विदाउट रप्चर और लूजिंग मच स्ट्रेंथ। तो डक्टिलिटी को समझने के लिए क्या करोगे, तो डक्टिलिटी क्या है, ये मटेरियल का वैसा प्रॉपर्टीज है जिसको हम ड्रॉन इनटू वायर्स विदाउट रप्चर एंड विदाउट लूजिंग इट स्ट्रेंथ। मतलब लोड लगा के, मान लो इस मेटल, ये हमारे पास आयरन है, आयरन के ऊपर दोनों तरफ से हम पी लोड लगा लेते हैं, पी या 5 किलो न्यूटन का दोनों तरफ से लोड लगा लेते हैं, 5 किलो न्यूटन का ये आयरन का एक रॉड है, और इस आयरन के रॉड को हम खींच करके एक पतला सा वायर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये मेटल का कैसा प्रॉपर्टी है, डक्टाइल प्रॉपर्टी है। मतलब इसका स्ट्रेंथ बिना लूज किए ये एक पतला सा वायर के फॉर्म
को गेन कर लिया जब इसके ऊपर हम लोड लगाए। तो ये मेटल का डक्टिलिटी है, मतलब आयरन जो मेटल है, आयरन जो मेटल होता है वो डक्टाइल होता है, क्योंकि आयरन के ऊपर आप लोड लगा के आयरन को एक पतला सा वायर की तरह कन्वर्ट कर सकते हो। फिर है डक्टिलिटी हो गया। ये फॉर्मूला वगैरह बाद में अगले क्लास मतलब कि हायर क्लासेस में आपको काम आएगा, यहाँ पे कोई काम नहीं आने वाला इसका केमिस्ट्री में।